नमस्ते। आज हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्ण विचार का हमने 6 आधारों पर वर्गीकरण किया। उसके बाद जो मुख्य बातें हैं वर्ण विचार के बारे में, अयोगवाद ध्वनियों के बारे में, उनके बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं जो वो आज देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले मुख्य तथ्य यानी कि इनकी विशेषताएं अन्य क्या है, 6 आधार पर हमने इनका विभाजन कर चुके हैं। अब अयोगवाद ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण या शिरोरेखा से कोई योग नहीं होता, यानी कि अयोग वहा नाम ही परिभाषा है। जैसे कि अयोग बिना योग के जब हम अनुस्वार लगाते हैं या विसर्ग लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी वर्ण से योग नहीं होता। ना तो ऊपर की जो शिरोरेखा खींचते हैं उससे योग होता है, ना ही किसी वर्ण में सम्मिलित रहता है, बल्कि अलग अलग रहते हैं। ऊपर जब हम अनुस्वार की बिंदी लगाते हैं या पीछे विसर्ग लगाते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। इसी कारण से उन्हें अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ण या शिरोरेखा से कोई योग नहीं होता है, अतः इन्हें अयोगवाद ध्वनियां कहते हैं। दूसरा है कि ये अयोगवाद ध्वनियां हमेशा स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। अयोगवाद ध्वनियां हमेशा स्वर के बाद प्रयुक्त होती है, कभी भी व्यंजन के बाद ये प्रयुक्त नहीं होती है। हम एक उदाहरण देखें, इसमें जगह तो थोड़ी कम है लेकिन देखो कंपन शब्द है, जैसे कंपन है ना, तो इसमें ये कैसे हुई, कै ए प्लस मैं प्लस पे ए न और ए, इस तरह से इसका विभाजन होगा। तो ये हमेशा स्वर के बाद प्रयुक्त होती है। और जैसे अंक देख ले तो इसमें तो स्वर सीधा ही आ रहा है ना, अंक देखें तो इसमें ए और ए के बाद न, ए के बाद न प्लस कै प्लस ए, तो इस तरह से ये हमेशा स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। अयोगवाद ध्वनियां जिसका किसी वर्ण या शिरोरेखा से कोई योग नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं, और ये हमेशा स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण से हमने देख लिया है, ये इसकी विशेषता है। अब पंचमाक्षर क्या होते हैं, खुद को छोड़कर उसी पंक्ति का अन्य वर्ण आ जाए तो अनुस्वार में बदल जाता है, और वही वर्ण आए, उसी पंक्ति का अगर वही वर्ण आ जाए तो नहीं बदलेगा। जैसे कि ये उन्नति शब्द है, ठीक है ना। खुद को छोड़कर अगर उसी पंक्ति का कोई दूसरा, जैसे कै खे गे गड़े है, अगर कै को छोड़ करके दूसरा कोई वर्ण आ जाए तो अनुस्वार में बदल जाता है, और अगर नहीं आता है तो अनुस्वार में नहीं बदलेगा। तीसरा है स्वर। अब स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए कहते हैं ये स्वतः उच्चारित होते हैं। फिर आता है कि री का प्रयोग। री जो है, जो संस्कृत का स्वर है जिसे तत्सम स्वर कहते हैं, इनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, इसलिए इनका दूसरा नाम तत्सम स्वर भी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि तत्सम स्वर कौन सा है हिंदी में, तो री है। और शेष स्वर तत्सम और तद्भव दोनों है, यानी कि इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में भी होता है और तद्भव शब्दों में भी होता है, जबकि री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ये ध्यान रखें। फिर है स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण कहते हैं। सभी स्वरों को क्या कहते हैं, अल्प। सभी स्वर अल्प प्राण कहते नहीं, होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। हमें पता है कि अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के वर्ण हैं। महाप्राण में जहां पर श्वास की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और जिनमें श्वास की मात्रा कम लगती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा स्वर क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। पहला, जब वर्ण की बात करते हैं तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कै वर्ग में से, टै वर्ग में से, तै वर्ग में, जो 5 वर्ग है उसमें, और उसके साथ साथ सभी स्वर भी अल्प प्राण कहलाते हैं, क्योंकि इनमें श्वास की मात्रा कम लगती है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा, देखो पहला, तीसरा, पांचवा प्लस स्वर, ये सारे क्या है, अल्प प्राण है। फिर स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष है। घोष और सघोष तो एक ही बात है। अब वर्णों का विभाजन घोष और सघोष के आधार, घोष और रघोष के आधार पर भी बांटा हुआ है। सघोष और रघोष कह लो, एक ही बात है।
तो स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिनमें कंपन होता है वो घोष होते हैं, और जिसमें कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी स्वर भी घोष या सघोष कहलाते हैं, ये सभी अल्प प्राण कहलाएंगे। ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। दूसरा, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष कहलाते हैं। घोष और सघोष एक ही बात है। अब आ जो स्वर है, जो अंग्रेजी से आया हुआ है, जिसकी आ और ओ के बीच की ध्वनि है, आ अंग्रेजी से आया है, अतः इसे आगत स्वर कहते हैं, और हिंदी ने इसे ग्रहण कर लिया है, इसलिए इसे ग्रहित स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि आगत स्वर या ग्रहित स्वर किसे कहते हैं, या कौन से स्वर का नाम आगत स्वर है या कौन से स्वर का नाम ग्रहित स्वर है, तो अंग्रेजी से आया हुआ आ है। ये याद करने में सही रहेगा कि जो अंग्रेजी से आया है इसलिए आगत, हिंदी ने ग्रहण कर लिया इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रहित कहते हैं। अब अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। अयोगवाद जो ध्वनि है, वैसे मैंने ये बता दिया था यहाँ पर कि अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। हाँ, मुख्यतः देखो ये री तो हमेशा ही तत्सम शब्दों में, थोड़ा सा अंतर है। री जो है, ये जो री है संस्कृत का जो स्वर है, ये इसका प्रयोग तो हमेशा तत्सम शब्दों में होगा, और अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः यानी कि ज्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, हो सकता है कभी तद्भव शब्दों के साथ भी हो, लेकिन मुख्यतः आप मानो कि 99% अगर तत्सम शब्दों के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1% ही तद्भव शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है, और ये बिल्कुल तत्सम शब्दों के साथ होता है। री में और अयोगवाद ध्वनि में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, तो इसको फिर देख लेते हैं एक बार। वर्ण विचार हमने पूरे पढ़ लिए हैं, वर्ण विचार पूरे नहीं पढ़े, यानी कि स्वर का विभाजन हमने 6 आधारों पर कर लिया है। इसके अतिरिक्त स्वरों के बारे में जो विशेष बातें हैं ये मैंने यहाँ पर नोट करवाई है आपको। तो इसके मुख्य तथ्य ये कि अयोगवाद ध्वनियों को अयोगवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी वर्ण से या शिरोरेखा से योग नहीं करती, किसी में मिलती नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाद ध्वनियां कहते हैं। और अयोगवाद ध्वनियां स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। मैंने उदाहरण देकर आपको बताया ये। फिर है पंचमाक्षर, खुद को छोड़कर उसी पंक्ति का अगर अन्य वर्ण आ जाता है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे कि सन्मान। ठीक है, और अगर वही वर्ण आता है तो नहीं बदलता है, जैसे कि उन्नति शब्द इसमें मैंने लिख रखा है। फिर स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे कि व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वरों में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः उच्चारित कहते हैं। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में, तत्सम स्वरों में होता है, और इसलिए इसे तत्सम स्वर कहते हैं। तत्सम शब्दों में री का प्रयोग तत्सम स्वरों में, ये शब्दों का है ना, शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, इसलिए इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तत्सम और तद्भव दोनों है। री को छोड़ करके री तत्सम स्वर है, और अन्य जितने भी स्वर जो बचे हैं वो सारे तत्सम और तद्भव दोनों है, अर्थात उनका प्रयोग तत्सम शब्दों में भी होता है और तद्भव शब्दों में भी होता है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष कहलाते हैं। आ अंग्रेजी से आया है, अतः इसे आगत स्वर कहते हैं, तथा हिंदी ने इसे ग्रहण कर लिया है, इसलिए इसे ग्रहित स्वर कहते हैं। अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है, मुख्यतः, हमेशा नहीं, मुख्यतः बोल रही हूँ। तो इस तरह से ये वर्ण विचार में स्वर, सिर्फ अभी तक 5 क्लास में हमने इसका स्वर का टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके बाद व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन का भी किस किस आधारों पर वर्गीकरण किया गया है वो सारे अगली क्लास में देखेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझे, और फिर बार बार इसको देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद।